स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली में होने वाली है मोदी और पुतिन की ग्रैंड मीटिंग और इस ग्रैंड मीटिंग ने दुनिया की धड़कनें तेज कर रख दी है और सबसे ज्यादा तो बेचैनी अमेरिका में नजर आती है, क्योंकि भारत और रूस की मजबूती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक तरह से ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाली साझेदारी बन चुकी है। पुतिन का ये भारत का दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन के इस दौरे में S-400, सुखोई 57, ऊर्जा सुरक्षा, ब्रह्मोस, रोजगार, हर मोर्चे पर बड़ा खेल तैयार हो रहा है, बड़ी साझेदारी रणनीति तैयार हो रही है। और ये जो खेल है, यही खेल अमेरिका की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आता है। रूस को भारत का साथ और भारत को रूस का भरोसा, ये जो पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन है, ये वॉशिंगटन को साफ संदेश है कि भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है, किसी के दबाव में हिसाब से नहीं करता। अब यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि शांति की राह दिल्ली से निकल सकती है। यानी साफ है, मोदी पुतिन की यारी गहरी हुई तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा अमेरिका की वैश्विक पकड़ पर। भारत की राजधानी दिल्ली अगले हफ्ते दुनिया की नजरें यहीं पर टिकने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, सिर्फ भारत रूस रिश्तों की मुलाकात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। एक तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों में हालिया महीनों में आई खटास, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका की बरसों पुरानी तनातनी और इन सब के बीच में मोदी पुतिन समिट, जिसे पश्चिम चाहता भी है और उससे डर भी रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो दौरा है, ये यूएस और ईयू दोनों के लिए राहत का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि भारत पिछले 2 सालों से लगातार दुनिया से कह रहा है डिप्लोमेसी ही रास्ता है, युद्ध नहीं। और अब तो माना जा रहा है कि मॉस्को और नई दिल्ली यूक्रेन में शांति के 90 दिनों के रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे की असली तस्वीर की। ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, समझिए, ये रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक तरह से पावर कॉम्बिनेशन है। समझिए, अब अगर मैं आपको समझाऊं, खासतौर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ढाल और दुनिया की चिंता है। भारत पहले ही S-400 ले चुका है, अब बात आगे बढ़कर 5 और सिस्टम की डील पर हो सकती है, S-500 की। और दिलचस्प बात तो यह है कि यही सिस्टम चीन की नींद उड़ाता है और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ा देता है। अब सुखोई 57 फाइटर जेट अदृश्य मौत का सौदा। भारत दुनिया के सबसे एडवांस रूसी फाइटर सुखोई 57 की खरीद पर फैसला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया की पावर बैलेंस को नए सिरे से लिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीन इस जेट के मुकाबले की तकनीक अभी तक हासिल भी नहीं कर पाया। अब 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिक, रूस में रोजगार का विशाल दरवाजा एक तरह से खुलेगा। दोनों देश स्किल्ड वर्कर मूवमेंट पर समझौता करने वाले हैं। लगभग 10 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिल सकेगा। ये खबर अमेरिका की इमेज और टैलेंट पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालती है। अब रूसी तेल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भारत के लिए एक सुनहरी बचत का मौका है। तेल, गैस पाइपलाइन, कोयला, LNG, भारत ऊर्जा सुरक्षा के बड़े फ्रेमवर्क पर रूस से भारी राहत चाहता है और ये कदम यूरोप को चुभता भी है, क्योंकि रूस से सस्ते तेल का लाभ अब यूरोप नहीं बल्कि भारत ले रहा है। ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया भविष्य के हथियार भारत की धरती पर बनेंगे। ब्रह्मोस हुआ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और नए डिफेंस प्लेटफॉर्म, ये समिट भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के स्तर पर समझिए, भारत अगले दौर की परमाणु ऊर्जा SMR टेक्नोलॉजी पर रूस के साथ में साझेदारी चाहता है और ये भारत के ऊर्जा भविष्य का गार्डनर मोमेंट साबित हो सकता है। लेकिन इस दौरे से आखिर परेशान कौन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा और जवाब हम सभी जानते हैं, अमेरिका। 10 लाख भारतीय मजदूर रूस जा सकते हैं। भारत रूस डिफेंस साझेदारी गहरी हो सकती है और यूक्रेन युद्ध का समाधान भी भारत रूस अमेरिका की नई तिकड़ी से निकल सकता है। अमेरिका इसे मोदी पुतिन ट्रंप ट्रायंगल की शुरुआत मान रहा है। अब अगर चीन की बात करें, पुतिन के इस दौरे से चीन की भी टेंशन है। अगर भारत सुखोई 57 लेता है,
अगर भारत S-400 अपग्रेड कर लेता है तो एशिया की सैन्य बराबरी में चीन पहली बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान की भी चिंता है। जरा समझिए, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल की हर चर्चा इस्लामाबाद को डरा देती है। क्यों? क्योंकि ये तकनीक सीधे दक्षिण एशिया की स्ट्रेटेजिक पावर को भारत के पक्ष में खड़ा करती है। अब एक बार फिर मैं बात भारत रूस के रिश्ते की कर लेती हूँ, उस गर्मजोशी की जो दुनिया को एक तरह से चौंका दी है। पुतिन को भारत सच में पसंद है। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया। भारत रूस का ट्रू फ्रेंड है, यानी कि सच्चा दोस्त है, ये भी बात कही है। प्रोटोकॉल से ज्यादा संस्कृति, चाय और भारतीय खाने की बात करते हैं पुतिन। ब्रह्मोस पर उनकी निजी दिलचस्पी नजर आती है और मोदी पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा से सुर्खियों में रहती है। यह हमने अलग अलग समय पर देखा भी है। लेकिन इस समिट की जो सबसे बड़ी ताकत है, शायद हथियारों या तेल की डील नहीं है जो दुनिया को नजर आती है। इसके पीछे एक अलग कहानी है, बल्कि यूक्रेन युद्ध पर 90 दिनों की शांति प्रक्रिया शुरू करने का एक तरह से रोडमैप हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसका समर्थन न सिर्फ मोदी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कर रहे हैं। और अगर ये मॉडल शुरू होता है तो फायदा दुनिया को ही होगा, खास करके यूरोप को, जो युद्ध पर अरबों डॉलर झोंक कर अब एक तरह से थक चुका है। यानी कि विडंबना यह है कि जिस मुलाकात को यूरोप और अमेरिका चुनौती मान रहे हैं, वही मुलाकात शायद उनकी सबसे बड़ी राहत का रास्ता बन जाए। दिल्ली में होने वाला मोदी पुतिन समिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि ये वो मोड़ हो सकता है जहां से भारत रूस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जाएगी और दुनिया, विशेष करके अमेरिका और यूरोप, एक नए शांतिपूर्ण भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगी। दुनिया देख रही है और भारत इस बार केंद्र में है, ये सभी लोग जानते हैं। और यही वजह है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर आएंगे, राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, तो उनकी वो जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने एक अलग मैसेज पेश करेगी। किसी के पेट पे दर्द होगा, किसी के परेशानी पे बल आएगा, तो किसी को राहत मिलेगी और ये कहा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदलेगी, ऐसा भी जानकार कहते हैं। लेकिन सुपर पावर अमेरिका, क्या वो चिंतित है? किस तरह की नई इक्वेशंस पुतिन और मोदी के इस पूरे दौरे के साथ में बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में इस पूरी चर्चा में जुड़ेगा, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि पुतिन की जो भारत यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से मैं आपको मिलवा देती हूँ मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है। भू राजनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल A.K. शिवाजी मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रिपब्लिकन नेता अमेरिका से सीधे हमारे साथ में कनेक्ट हो रही हैं पूर्णिमा नाथ जी। साथ ही साथ मेरे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से ही कनेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि ये चर्चा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये कहा जाए कि ये चर्चा आने वाले 4-5 दिन क्या बल्कि कई महीनों तक एक अलग तस्वीर पेश करेगी। हम उम्मीद एक तरह से यही रखते हैं। मैं शुरुआत जनरल A.K. शिवाजी आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि रक्षा के लिहाज से देखा जाए, रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस का एक पुराना याराना, एक पुराना संबंध नजर आता है और वो बहुत मजबूत संबंध है। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में जो एक बड़ी तस्वीर बदली, पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। सर, आपके नजरिए से ये भारत का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल नैना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ एक बातें तो बहुत अच्छी थी, इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं, मगर 4-5 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये सच्चाई है, भारत और रूस का जो डिफेंस का हरदम एक्सपोर्ट रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है रूस की तरफ से, क्योंकि हम वहाँ से कम 70 से 80% हथियार खरीदते थे किसी समय, और अभी भी हम करीब करीब 30 से 35% खरीदते हैं। और उसकी वजह ये थी कि यूरोप ने, जो उनकी वेस्टर्न कंट्री थी, एक तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी भारत को दी ही नहीं, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की। और ऐसे में रूस हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन बात करते हैं। अगर आप S-400 देखें, ये भारत के अंदर आया, इसने इतना अच्छा काम करके दिखाया हमारे ऑपरेशन सिंदूर में। बरमोज मिसाइल जो है वो एक जॉइंट प्रोडक्शन है। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है अमेठी में बनी है, वो जॉइंट प्रोडक्शन है। तो अब कहीं ना कहीं बात हो रही है Su-57, वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है।
आज वर्ल्ड में पांच ही ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो तीन देश बनाते हैं। एक तो अमेरिका बनाता है F-35, एक रूस बनाता है Su-57, और चाइना बनाता है दो J-20 और J-35। अगर हमें S-57 और F-35 के बीच में सिलेक्ट करना पड़े तो Su-57 के क्या फायदे हैं? Su-57 एक तो कम से कम उससे 20 to 30% ही उसकी कॉस्ट है F-35 से। फिर उसको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, जॉइंट प्रोडक्शन भारत में होगा। तो मुझे लगता है गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है, जबकि अमेरिका आपको वो फैसिलिटी नहीं देगा और उसकी कॉस्ट है $100 मिलियन से ज़्यादा, जबकि Su-57 आपको $30 to 40 मिलियन और बेशक। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार से आप देखें कि जो बाकी हथियार भी हैं, हम बात कर रहे हैं रूस के साथ कि जॉइंट प्रोडक्शन की और मेक इन इंडिया, और मुझे लगता है रूस इस बात को मानेगा। बाकी हथियार हम खुद बनाने लगे हैं अब। हम 50 से 60% अब खुद ही बनाते हैं, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, और ये आत्मनिर्भर की तरफ चल रहे हैं। और हमने अपनी बास्केट को थोड़ा सा एक प्रकार से ये भी कहें एक्सटेंड किया है। हम रूस पे डिपेंडेंट नहीं हैं अभी, हम फ्रांस से भी लेते हैं, हम जापान से भी लेते हैं, हम यूएस से भी लेते हैं। ये भी सच्चाई बात है। अब कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस जी जी सर। होंगी जो जी। कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। एक तो ये 2021 के बाद पहली विजिट है, ये 23 एनुअल मीट समिट है, क्योंकि हर साल एक बार भारत में होती है, एक बार रूस में होती है। अब इसके अंदर तीन चार चीजें जो बात कर रहे थे हम, तो डिफेंस की तो होंगी, जी। और उसके साथ साथ आपकी ट्रेड की बात है। सर आपका जो ट्रेड की भी चेन्नई बात है, लेकिन व्लादिवोस्तोक मुझे जो लगता है उससे भी ज्यादा एक बड़ी दिलचस्पी, मैं दोबारा आपकी तरफ रुक करके वो उस चीज को समझूंगी भी, लेकिन मैं पूर्णिमा नाजी का रुख करना चाह रही हूँ इस बात को लेकर कि ट्रेड की तो बात है, खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले लंबे वक्त से जो एक टसल, एक युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से बीच में कोशिश भी की गई, युद्ध विराम को लेकर पीस प्लान पेश किया गया, लेकिन वो पीस प्लान कोई काम का नहीं रहा, ऐसा स्पष्ट नजर आता है। अब ऐसे में जब रूस या पुतिन जब भारत आ रखे हैं, तो एक बड़ी उम्मीद है कि शायद वो शांति या फिर जो पीस प्लान है वो भारत के रास्ते इंप्लीमेंट हो, भारत के माध्यम से ही एक तरह से लागू हो। तो क्या अमेरिका इस बात को लेकर भी चिंतित है क्या? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नैना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीस की जब बात आती है ना, इट इज ओनली इंडिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन विच कैन इम्प्लीमेंट इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट अमेरिका, इट इज नॉट EU, इट्स नॉट वेस्टर्न कंट्रीज हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर पीस। सो आई वांट, मैं चाहती हूँ आपकी जो दर्शक है वो समझ जाए कि पीस की जो अल्टीमेट एजेंडा है वो किसका एजेंडा है, अमेरिका की नहीं है। अगर होती तो अमेरिका जाके अभी वेनेजुएला के एयर स्पेस बंद नहीं करते, उसको थ्रेटन नहीं करते, उनके बोट गिरा नहीं देते। 21 स्ट्राइक्स, 22 वेसल्स पिछले 2 महीने में उड़ाया गया है, 83 पीपल मारा गया है, कोई प्रूफ नहीं है। हमारा डिफेंस सेक्रेटरी अनफॉर्चुनेटली पीट हेड सेट जाके बोल रहे किल देम ऑल। कल को ये वेनेजुएला ना भी हो सकता, कल को ये इंडिया हो सकता, तब आप क्या करोगे? सो इट्स नॉट अबाउट पीस एट ऑल फॉर अमेरिका, एंड आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसगस्टेड विथ माई पार्टी, विथ माई पीपल दैट आई हैव वर्कड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि जो पीस के लिए बात की है, जो हमारे कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए बात की है। अभी हमारे कंट्री, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली बिलियनियर के सिवा किसी की और की बात कर ही नहीं रहे, अब लोगों के जैसे बात कर ही नहीं रहे हो। आप वोट के बिना जीत नहीं सकते हो। अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअली अगले इलेक्शन होगा कि नहीं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद माई पीपल बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट पीस एट ऑल। तो आप जो पीस के बारे में बात कर रहे हो ना, ये इंडिया की तरफ से आना चाहिए और होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सिविलाइजेशनल इथोस। ये बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है दुनिया में। अब अमेरिका का हिस्ट्री 250 ईयर्स, उसके पहले जो हिस्ट्री है वो वाइप आउट कर चुके, वो उसको इरेज कर चुके। वो लोग चाहते तो इंडिया को भी इरेज कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम जो है हिंदूज जो है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, समहाउ उनको बचा के रखे हैं। यस, अभी जो हिंदुइज्म बचा हुआ है वो इज एग्जैक्टली नॉट व्हाट इट इज सपोज टू बी, और स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है। इसको चेंज करना पड़ेगा। और जो रिलीजियस एजेंडा चल रहा है अभी, जो पाखंडी चल रही है, जो रिचुअलिस्टिक इंक्लाइनमेंट मुझे दिख रही है, वो बहुत डेंजरस हो सकती है। लेकिन एट द एंड
end of the day, India is the one, the civilizational ethos, civilizational जो लैंड जो बचा हुआ है, पीस वहीं से आ सकती है, अमेरिका यूरोप से नहीं आ सकती है। और ये कंट्री हम सिर्फ युद्ध लड़ा सकते हैं, हम सिर्फ लोगों के बीच में प्रॉब्लम करा सकते हैं, डिविजन करा सकते हैं, रेजिम चेंज करा सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन आवर हिस्ट्री एंड आई एम so disgusted about this, that our new generation is not able to adjust it, accept it and also move forward from it। ये देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक तस्वीर ऐसे ही पेश करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो पीस प्लानर हैं, वो हर जगह पर पीस लेकर आते हैं। और मैं इसी सवाल का रुख करते हुए संजीव जी का रुख करना चाह रही हूँ इसी सवाल के साथ में। संजीव जी, हमने देखा पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार प्रेशर बनाया गया रूस से संपर्क या संबंध तोड़ने का, तेल आयात नहीं करने का, G7 का दबाव रहा, पश्चिमी देशों का दबाव रहा, और उन सारे दबावों के बीच में पुतिन का भारत आना और कई तरह के महत्वपूर्ण साझेदारी, नए इक्वेशंस का क्रिएट होना, ये क्या मैसेज देता है? ये किस तरह की, ये कहा जाए, तटस्थता को दर्शाता है? देखिए नैना जी, सबसे पहला ये जो मैसेज है वो इस बात को ये यात्रा देगी कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है, जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो अटूट है, वो अटल है। और वो दुनिया के में चाहे कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया की ये जो पार्टनरशिप, ये जो दोस्ती है, वो समय की कसौटी पर हमेशा से खरी उतरी है और आगे भी उतरती रहेगी। और ये जो भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है, ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। और भारत रशिया के साथ जो भी कोलैबोरेशन करता है, उसमें एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत गहरे तरीके से दिखाई देता है। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स को बनाने की बात हो, चाहे वो AK सीरीज, AK-203 सीरीज की जो राइफल्स है, सभी का भारत ने को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट किया है। और Su-57 यदि भारत उसको सेलेक्ट करता है अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के एक्विजिशन के लिए, तो वो भी जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें भी जो TOT, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो रशिया करने के लिए तैयार है। और ये जो इस बात को दर्शाता है कि भारत और रशिया के बीच में कितने ट्रस्ट के ऊपर आधारित ये संबंध है। और चाहे वो पहले का सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे आज का रशिया है, या भारत शीत युद्ध के समय का रहा हो, या आज का ये जो नया भारत है, सभी जो रशिया के साथ हमेशा एक सच्चे मित्र की भांति ये दोनों राष्ट्र खड़े रहे हैं। 1971 का अगर आप युद्ध देख लें, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के द्वारा जो भी भारत के खिलाफ, भारत के आंतरिक नितांत आंतरिक मामले कश्मीर को लेकर जो भी कभी भी साजिशें की गई, प्रस्ताव इत्यादि लाए गए, उस पर भारत के साथ जो रशिया, जो परमानेंट 5 का मेंबर है, वो ढाल की बात ही खड़ा रहा है। और भारत को रशिया ने हमेशा अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। और उसी तरीके से जैसे जब संकट के समय में जिस तरह से सोवियत यूनियन ने पहले और रशिया ने भारत को सपोर्ट प्रोवाइड कराया,